हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपके लिए लेके आ रहा हूँ सीबीएसई 10th क्लास की एसएस का एक क्रैश कोर्स, जिसकी शुरुआत हम जियोग्राफी से करेंगे, जिसका पहला लेसन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफी का पहला लेसन, संसाधन और उनका विकास। इस लेसन में हम संसाधनों के बारे में, उनका रख रखाव, उनको बांटना छांटना, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन कौन कौन से होते हैं, उनका कैसे, संसाधनों का वर्गीकरण आप कैसे करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में है ये आपका जियोग्राफी का पहला लेसन, जिसका नाम है संसाधन और विकास। वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कि वो कैसे उत्पन्न हुए, और दूसरा है समाप्यता के आधार पे, कौन कब खत्म हो रहा है, कौन कब शुरू हो रहा है, मतलब कि समाप्त कब हो रहे हैं। और तीसरा स्वामित्व के आधार पे, स्वामी मतलब किसी चीज का स्वामी, समझ रहे हो आप, कोई चीज का, जैसे मेरे पास ये पेन है तो मैं इसका स्वामी हूँ, वैसे ही कौन से संसाधन का कौन स्वामी है, उस आधार पे, विकास के आधार पे भी कौन से संसाधन का कितना विकास हुआ है, इन्हीं सब चीजों को लेके ये पहला लेसन है। तो करते हैं शुरू। फिर सबसे पहले संसाधन होते क्या है। संसाधन हमारे पर्यावरण में जो हमारे आसपास सभी चीजें, जैसे पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सब संसाधन ही कहलाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जैसे हमें फसल बोनी है तो हम मिट्टी का यूज करते हैं, पानी पीना है, पानी के और बहुत काम होते हैं, पानी पीना है, हम पानी का यूज करते हैं, वो संसाधन ही है। पैसे देके तो आप खरीद नहीं रहे, अपने को मिल रहे हैं, वो अपने को गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है। तो इसीलिए वो सभी चीजें जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है ना, वो सारी चीजें संसाधन होते हैं, संसाधन। ठीक है। अब संसाधन के प्रकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, संसाधन कई प्रकारों में बांटे गए हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पे नवीनीकरण और अनवीनीकरण योग्य है। ठीक है। स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इन सभी को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है, समाप्यता के, नवीनीकरण योग्य क्या होता है, अनवीनीकरण योग्य क्या होता है, इन सभी को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पे संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष, संचित मतलब इकट्ठा कोष। जैसे उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के प्रकार आ गए। तो सबसे पहले जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं, जो हमें जीवों से मिलते हैं। सीधी सी बात है, जैव जीव, याद रखना, जैव से जीव। जीव जो जीवित व्यक्ति हो, मतलब कि जो जीवों से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें ही जैव संसाधन कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछली, प्राणी जात, पशुधन, ऐसे पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। ठीक है। पशुओं से गोबर भी प्राप्त होता है जिससे बायोगैस बनती है। ठीक। प्राणी जात से, मछलियों से, वनस्पति, मनुष्य, इन्हीं सभी से हमें जो संसाधन प्राप्त होंगे, वो संसाधन जैव संसाधन कहलाएंगे। इसके बिल्कुल विपरीत अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन क्या होंगे। अजैव संसाधन वो होंगे जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर आदि निर्जीव वस्तुओं से। मिट्टी का यूज करते हैं हम लोग, मिट्टी का यूज करते हैं फसल उगाने के लिए, पानी का पीने के लिए, पानी का तो और बहुत यूज होते हैं। जैसे कि पानी से बिजली बनाने के लिए यूज होता है, पानी खेतों के लिए यूज होता है, धातुओं का यूज होता है हथियार बनाने के लिए। ठीक है। धातुएं और बहुत काम आती है। अपनी बॉडी में भी बहुत सारी धातुएं हैं जिनका अपने को पता ही नहीं है। ठीक है। अपने खून में आधा लोहा दौड़ रहा है, पता है क्या आपको। समाप्यता मतलब कि कोई संसाधन खत्म कैसे, कितना जल्दी खत्म होगा या नहीं होगा, कब खत्म होगा। जैसे नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण मतलब किसी चीज को हम उसको नया कैसे कर सकते, किसी भी क्रिया, जैसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उसको नया दोबारा किया जा सकता है। तो हाँ, ऐसे कुछ संसाधन होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं, जिनको अपन नया कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म तो होती नहीं। सूर्य तो आज छिपेगा, कल दोबारा उग जाएगा, वो तो अपने को मिलती रहेगी। पवन ऊर्जा, हवा बंद होने वाली तो है नहीं। तो
इन्हीं सब चीजों को नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, ठीक है। और उसके बिल्कुल उल्टा है नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम कभी किसी तरीके से नया नहीं कर सकते। अब पेट्रोल तुमने जला दिया तो क्या वो पेट्रोल वापस आप उसी जो जलाया हुआ पेट्रोल है उस धुएं को पकड़ के आप दोबारा पेट्रोल बना दोगे? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन उन्हें कहते हैं जो लाखों वर्ष पहले जीव जंतु धरती के नीचे दब गए, ठीक है, उन्हीं से ये जीवाश्म ईंधन बनता है। जैसे अपना पेट्रोलियम, जो कच्चा तेल कच्चा पेट्रोलियम आता है ना, बिल्कुल काले रंग का होता है, वो होता है जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है। वैसे ही धातु भी इन्हीं चीजों से बनी है। कुछ लाखों वर्ष पहले धरती के नीचे कुछ दब गया तो उससे धातु बन गई। नवीकरण करना असंभव है क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। नया करे कैसे इन्हें? अब अगला पार्ट आता है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व तो आप समझते ही हो, कौन किसका मालिक है। तो वही चीज है इसमें भी। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन वो हो गया जो किसी एक बंदे का होगा, किसी एक बंदे का। जैसे मेरा पेन है, बोलो मेरा पेन है, किसान की जमीन, घर आदि, वो सभी किसी एक पर्टिकुलर एक बंदे का होता है ना, वही चीज है। तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक, समुदाय उस समाज का पूरे का संसाधन हो। जैसे कि अब शमशान हो गया, शमशान किसी एक व्यक्ति का तो हो नहीं सकता, वो तो अलग अलग मतलब कि पूरे समाज का होगा ना, वहां तो कोई जा सकता है। अपने तालाब हो गया, अब जैसे किसी गांव में तालाब है तो वो किसी एक व्यक्ति ने तो बनाया नहीं होगा, पूरे समुदाय का होगा वो तालाब, तो उसी को कहते हैं सामुदायिक संसाधन। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वही जो एक पूरे राष्ट्र के हो, जैसे भारत का हो, जैसे सरकारी जमीन होगी, सड़क होगी, नहरें होगी, रेल होगी। रेल ऐसे तो है नहीं भी कोई किसी निजी व्यक्ति की होती है। आजकल हो रहा है, मैं समझ, सरकार रेल बेचने में लगी हुई है, कुछ एक बेच भी दी, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये होती राष्ट्र की है, राष्ट्र की संपत्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पे नियंत्रण पूरे अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे देशों का मिलके हो। जैसे समुद्र हो गया, समुद्र क्या होता है, जैसे अपना देश है इंडिया, भारत, तो भारत के 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। 3 तरफ से मतलब ऊपर से नहीं, कश्मीर साइड से नहीं, नीचे से 3 तरफ से, इधर गुजरात के साइड से और इधर आंध्र प्रदेश और इधर साइड से नीचे केरल की साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। तो क्या होता है, तो जमीन की बाउंड्री है, उससे 200 किलोमीटर तक का एरिया, समुद्र से 200 किलोमीटर तक का एरिया वो भारत का होगा। उसके बाद में वो किसी का नहीं होगा। उस पर अंतर्राष्ट्रीय जो बाकी देशों का ग्रुप है ना, वो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है रख रखाव के लिए, वो उसका ध्यान करती है, उस पर नियंत्रण करती है। उन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं वे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं अभी, जैसे कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका मतलब अभी तो प्रयोग हो नहीं रहा, लेकिन आगे उनका प्रयोग करने के बारे में सरकार नई नई टेक्नोलॉजी ला रही है, ठीक है। अभी उनका कोई मतलब प्रयोग नहीं हो रहा। जैसे गुजरात और राजस्थान में आप सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इतने सीमित, मतलब कि वो उनकी टेक्नोलॉजी अभी इतनी सीमित है कि आप उन पे अभी कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब उनका यूज बस ऐसे ही हो रहा है, जैसे नहीं होता, अभी थोड़ा बहुत यूज कर लिया, बाकी पड़े हैं जैसे है। तो आगे आने वाले टाइम में इन पे रिसर्च होगा और इनकी टेक्नोलॉजी निकलेगी, तो तब ये यूज करने लग जाएंगे, तब वो संभावी संसाधन नहीं रहेंगे। उसके बाद में विकसित संसाधन, जिनका हम यूज कर रहे हैं नॉर्मली, जो अपने चल रहे हैं, वही होते हैं विकसित संसाधन। जैसे पेट्रोलियम है, पहले किसको पता था पेट्रोलियम से ये चीजें, पेट्रोलियम से सारी चीजें निकलती है, डीजल भी निकलता है, पेट्रोल भी, पेट्रोलियम का काफी यूज होता है। जो भी कॉस्मेटिक का सामान होता है ना, मतलब कि वैसलीन टाइप ऐसा आइटम जिनको आप सुंदरता निखारने के लिए लगाते हैं, उनमें काफी पेट्रोलियम का यूज होता है। देखो भंडार के हिसाब से ऐसे संसाधन है
जो संसाधन तो है अपने अपने को पता है भी संसाधन तो है अपने पास, लेकिन अपने पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिनका आप यूज कर सके, उनको मतलब कि जिसका यूज करके हम उन संसाधनों को यूज कर सके। जैसे हाइड्रोजन गैस, सबको पता है हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन ईंधन है, हाइड्रोजन जलने वाली गैस है, सबको पता है, लेकिन उनका यूज नहीं कर पा रहे, पता ही नहीं भाई उसकी एनर्जी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही अपने से। हाइड्रोजन ईंधन को यूज करने के लिए अभी अपने पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए इसको भंडार में रखा है। अभी ये अपने पास भंडार पड़ा, आगे कभी लाइफ आगे कभी मतलब जब भी अपने पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसका यूज करेंगे। अब अगला है संचित कोष। संचित मतलब इकट्ठा, भाई किसी चीज को इकट्ठा करके रख लिया, ठीक है। अगला अगला पार्ट है संचित कोष। यह भंडार का ही, यह तो एक भंडार का हिस्सा है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी अपने पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन आप इसको ढंग से यूज नहीं कर पा रहे, समझे, ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। नदी से बिजली बनाने वाली परियोजना, ठीक है, थोड़ी बहुत बिजली निकाली जा रही है लेकिन वो उस मात्रा में नहीं है। जैसे बाकी जो यूरोपीय देश है ना, वो पानी की बिजली, पानी से बिजली और अपने हवा जो पवन चक्की होती है उस वाली बिजली, उनका काफी यूज होता है, वो काफी विकसित देश हो रखे हैं। अपने पास अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्हें संचित कोष कहते हैं। आगे देखते हैं, तो आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। अपने पास जो संसाधन है ना, उनको बहुत ढंग से यूज करना चाहिए, ठीक है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी व्यर्थ नहीं बहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने को लगता है अपना है लेकिन अपना नहीं है भाई, ये सबका है, ठीक है। अपने आगे आने वाले जो अपने आगे आने वाले जो पीढ़ी है ना, उनके उनके काफी दिक्कत होने वाली है। आप अभी वेस्ट करेंगे, जैसे रूम से बाहर जा रहे हैं तो अब लाइट ऑन छोड़ दी, ठीक है, कुछ भी टीवी ऑन छोड़ दिया, ये छोड़ दी, वो सारी सीमित चीजें अपने पास कम है तो उनका ढंग से यूज करना। यही बात देखिए, संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो अभी वर्तमान में अभी जो प्रेजेंट में चल रही है वो पीढ़ी और जो आगे आने वाली भावी पीढ़ी, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके, ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा जला देंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे ना, खत्म हो गया ना। कोयला वैसे भी अपने पास थोड़ा बचा है, कोयले से बनती है अपने इंडिया में लगभग 70-80% बिजली कोयले से ही होती है। खत्म होने वाला है, बता दिया, कम थोड़ा थोड़ा यूज किया करो। मुझे पता है आपको नहीं, आप बोलोगे भी हम तो कोयला यूज नहीं करते, पर आपके घर में जो बिजली आ रही है वो कोयले से ही आ रही है। साधनों का बढ़िया से प्रयोग करने के लिए, बढ़िया मतलब विवेकपूर्ण सोच समझ के हिसाब से प्रयोग करने के लिए, ब्राजील के रियो मतलब एक वहां पे कोई शहर है, इन्हीं संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने के लिए 1992 में ब्राजील के रियो शहर में एक सम्मेलन हुआ, जिसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। उस सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था, ठीक है, 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। उस सम्मेलन में यही बात हुई थी कि अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाना है, पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि हम गरीबी से, आगे आने वाले रोगों से, अजीब अजीब रोग आ रहे हैं, आपको पता है आजकल कोरोना, तो क्या ही बोले कोरोना के लिए। तो इसमें ये देखो, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, समझे। संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन नियोजन मतलब कि तरीके से जचा के रखना, तरीके से हिसाब से रखना। उससे अगला पार्ट है भूनिम्नीकरण के कारण। भूनिम्नीकरण क्या होता है, भूमि भी हमारा एक संसाधन ही है, उसमें मिट्टी में अपन फसल उगाते हैं, ठीक है, तो और भूमि से हमें बहुत से लोहे धातु मतलब कि धातुएं, खनिज, बहुत सारा कुछ प्राप्त होता है। भूमि अपने लिए एक बहुत बढ़िया बेहतरीन संसाधन है। तो उसमें निम्नीकरण मतलब उसका नुकसान हो रहा है, कहीं से मिट्टी उखड़ रही है। खनन मतलब क्या है, कुछ लोग है ना एक्स्ट्रा कुछ चीजें, लालच दाग जाता है लोगों के, कुछ धरती से निकालने के लिए उसको खोदते रहते हैं। मिट्टी भी बिकती है, ठीक है, मिट्टी कहीं बढ़िया मिट्टी है उसको भर के खोदते रहते हैं, उसको खनन बोलते हैं। अतिचारण, अब मान लो किसी खेत में थोड़ा सा घास है, एक थोड़ी जमीन में घास है, वहां पे
चराए जा रहे मतलब गाय जो बकरियां बुकरियां होती हैं उनको चराए जा रहे हैं, एक ही एक पे चराए जा रहे हैं, उसको अति चारण, अति मतलब अधिक चारण मतलब चराना, जीवों को जो भेड़ बकरी चराते हैं ना वो, तो उसे अति चारण बोलते हैं। अति सिंचाई, एक फसल उगाई कहीं एक भूमि पे, ठीक है, उसमें पानी चाहिए 1 गिलास और उसमें डाल रहे हो आप 20 गिलास, तो उसको अति सिंचाई बोलते हैं। औद्योगिक, जहाँ पे जंग अपने जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, वहां पे उनके जंगलों के आसपास ये उद्योग लगा देना, जिससे वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, ठीक है। इनके कारण भी उद्योग बढ़ भी बहुत रहे हैं। उद्योग जरूरी भी है, लेकिन उद्योग के साथ पर्यावरण बचाना भी बहुत जरूरी है। प्रदूषण तो मैंने बहुत बता ही दिया। उद्योग में वनोन्मूलन क्या होता है? वनोन्मूलन, वनों की कटाई, ठीक है, वन काट के वहां पे बिल्डिंग खड़ी कर दी, कोई फैक्ट्री लगा दी, उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि को संरक्षण मतलब बचाएं कैसे, भूमि को कैसे बचाएं? वन रोपण, सब मैंने कहा था ना, पेड़ लगाने पड़ेंगे। वन आज नहीं कल लगाने पड़ेंगे, कल नहीं परसों लगाने पड़ेंगे, लगाने ही पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा इलाज ही नहीं है। वन ही हमें बचा सकते हैं, आज बचाएंगे तो। इसलिए कभी ध्यान रखना, कोई फूल पौधा मत तोड़ना, तोड़ने नहीं चाहिए। पौधा हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब बेहतरीन चीज है, मेरी लैंग्वेज में बेहतरीन चीज है पौधा। ओके, और आगे पशुचारण नियंत्रण, जो आपको पहले बताया था ना, पशु अधिक मतलब चराई करवाते हैं, छोटा सा खेत है वहां पे करवाए जा रहे हैं, दे धमाधम करवाए जा रहे हैं, तो उस पर नियंत्रण करना। रक्षक मेखला क्या होता है? रक्षक मेखला एक ऐसा तरीका होता है भी खेत के चारों ओर ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक 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 यहाँ। तो इस तरह से क्या होगा, ये पेड़ है ना, इनकी जड़ें ना इधर 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 सारी जड़ें फैली हुई है, ये मिट्टी को ना हिलने नहीं देंगी, तो भूमि इससे संरक्षित रहेगी। इन पेड़ों से मतलब कि ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगे एकदम, तो इससे इसे बोलते हैं रक्षक मेखला, ठीक है। खनन नियंत्रण, ये जो लोग खोद रहे हैं मिट्टी अपना लालच पूरा करने के लिए, उस पर नियंत्रण। औद्योगिक जल का परिष्करण, औद्योगिक जल का परिष्करण मतलब कि उद्योगों से जो जल निकलता है ना, उसमें हार्मफुल केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। उनका कुछ ऐसा इलाज करना चाहिए कि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा पाए। रक्षक मेखला, ये देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया। अभी समकोण पंक्तियों में वृक्ष तथा झाड़ी लगाकर पवन द्वारा होने वाले अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी उड़ के कहीं और चली जाए, जैसे कोई उपजाऊ मिट्टी है वो उड़ के कहीं और जा रही है, उसे कहते हैं समकोण। तो आप समझते हो, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे लगाए जाते हैं। उसके बाद में ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं रक्षक मेखला। अब इसके बाद है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या होती है? वर्तमान, जैसे वर्तमान प्रति है, इसमें क्या होता है, या ऐसा खेत जिसमें 1 वर्ष से या उससे कम समय में से खेती ना हुई हो, या तो 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती ना हुई हो। और इसका दूसरा पार्ट है पुरातन प्रतिभूमि। क्या होती है? जहाँ 1 से 5 वर्ष में खेती ना हुई हो, उसे कहते हैं पुरातन प्रतिभूमि, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तो इसमें है देखो, 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए खेत को, 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए खेत को यदि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सकल शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इन्हीं सब चीजों के लिए ना महात्मा गांधी जी, आप सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी जी एक बहुत महान हस्ती हैं, अपने भारत देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं। आपको तो कुछ ये अपने जो नहीं है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जहाँ पे पता नहीं क्या क्या चलता रहता है सारा दिन, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी वैसी बातें भी चलती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जी बहुत महान आत्मा थे और उनकी बातें हमेशा याद है। उन्होंने ही कहा था अपने को कि हमारे
हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। भाई हमें 1 गिलास पानी की जरूरत है तो अपने पास 1 गिलास पानी है। मैं सोचूं भाई 1 गिलास है, आगे क्या पता मिले ना मिले, एक और पी लेता हूं, तो वो मेरा लालच हो गया ना। तो वही चीज है, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। कहने का मतलब है पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये क्वेश्चन पक्का आएगा भी, ये बात किसने कही है, लिखा हुआ होगा हमारे पास पेटी भरने के लिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये चीज लिखी हुई आएगी और पूछेगा एग्जामिनर ये बात कही किसने, तो सभी लिख देना महात्मा गांधी जी ने कही थी। आगे आते हैं भी मृदा संसाधन। मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी क्या होती है, सबको पता मिट्टी क्या होती है, सुना नहीं क्या आपने? मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में मिल जाना है एक दिन, तो वही चीज है। मृदा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो होती क्या है, कैसे बनती है, ये चीज देखना ही आपने को, क्या होता है मिट्टी में। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है भी, मृदा का निर्माण होता है हवा से घिस घिस के इधर उधर पत्थर गिरते रहते हैं, आपस में भिड़ भिड़ के इनके छोटे छोटा टुकड़े होते रहते हैं, ठीक है। तो उसी से निर्माण होता है मिट्टी का, वही होती है मिट्टी। पर एक बात है, मिट्टी का थोड़ा सा भाग बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मिट्टी के निर्माण होने में ना बहुत सारे कारक भूमिका निभाते हैं, जैसे तापमान, पानी। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। तो उसे बोलते हैं, उसी से होता है मिट्टी का निर्माण। बोलते क्या है, मैं भी ना। मिट्टी का वर्गीकरण मतलब कि मिट्टी को बांटा कैसे जाता है, बांटा इन द सेंस भी किन किन भागों में किस हिसाब से कैसे बांटा जाता है। तो वो मिट्टी को ना बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक उम्र मतलब कि कितनी पुरानी मिट्टी है, कब बननी स्टार्ट हुई थी। तो मिट्टी को बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मिट्टी को कई भागों में बांटा जाता है। मृदा या मिट्टी एक ही बात है। कहीं आप सोचो यहाँ पे मृदा लिख रखा है और बोल मैं रहा हूँ मिट्टी। मृदा और मिट्टी एक ही बात है। तो सबसे पहले आता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा पता है क्या होता है? जलोढ़ मृदा मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 नदियां हैं, ठीक है, ये एक नदी होगी ऐसे चल रही है, और ये एक नदी होगी, ठीक है। और इनमें क्या है ना, जो ये बहती हुई आ रही है ना, बहती हुई आ रही है, तो ये अपने साथ है ना कंकर, पत्थर, मिट्टी जो आपस में भिड़ते रहते हैं, ठीक है, उनके टुकड़े होते रहते हैं आगे। ये जो इनके बीच का क्षेत्र है ना, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, यहाँ पे आगे डाल देते हैं, ठीक है। वो पड़ी रहती है, लाखों साल पड़ी रहेगी, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मिट्टी का निर्माण होगा ना, उसे ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टी यही होती है, और भारत के उत्तर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों में पाई जाती है। हाँ, तो देखो ये उत्तर के जो मैदान है नदियों द्वारा ही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियां यही हैं। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की आयु बहुत कम होती है। भारत में यह मृदा पूर्व और उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां इन्हीं क्षेत्रों में बहती है, इसलिए यहाँ पे ये मृदा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसके गुण क्या होते हैं? जलोढ़ मृदा में सिल्ट, रेत, मृतिका विभिन्न अनुपातों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में सिल्ट, रेत, मृतिका विभिन्न अनुपातों में पाई जाती है। जब हम नदी के मुहाने से ऊपर घाटी की ओर बढ़ते हैं तो जलोढ़ मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए उत्तर के मैदानों में घनी आबादी बसती है। ये मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। उत्तर का एरिया है ना, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की गेहूं हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, कपास होगी, कपास तो नहीं, कपास तो काली मिट्टी में होती है, ठीक है, ये चीजें काफी पैदा होती है, ठीक है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, उसके बाद में पंजाब करता है, उसके बाद में हरियाणा करता है। वहां पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ है। जलोढ़ मृदा के कुछ नाम है। पुरानी जलोढ़ मृदा, जो पुरानी होगी ज़्यादा उसको बांगर बोलेंगे, और जो नई जलोढ़ मृदा है उसको खादर बोलेंगे। जलोढ़ मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो पोटास और फास्फोरिक अलग अलग है। ये पोटास अलग है, फास्फोरिक एसिड अलग है। चूना चूना की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसलिए इस मृदा में गेहूं, धान, मक्का, दाल फसल की, मतलब कि दाल मक्का की फसलें काफी होती हैं, काफी ज्यादा होती हैं। काली मृदा कपास के लिए, कोई पूछे काली मृदा कपास कौन सी मृदा में होती है? काली मृदा में। इसको रेगूर भी कहते हैं, इसको रेगूर रेगूर भी कहते हैं। तो काली मृदा हमारे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, सौराष्ट्र गुजरात में है, मालवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पत्थर में पाई जाती है। दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। ठीक है। इस मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। इसलिए इसमें कपास की फसल अच्छी होती है। लाल पीली मिट्टी, वो मुहावरा नहीं सुना, लाल पीला होना? इसका मतलब क्या होता है? लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना। तो वही है। ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ठीक है। लाल पीली मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में पाई जाती है। लेटराइट मृदा क्या है? ये उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अपने को लगता है ना जहाँ वर्षा होती है उनके तो मजे हैं, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, मजे कर रहे हैं, वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ ज्यादा वर्षा होती है ना वहाँ पे हुम्मस होती है। हुम्मस मतलब कि वो नहीं होता, मतलब कि गर्मी के दिनों में जैसे बारिश का मौसम हो, लेकिन गर्मी नहीं है, लेकिन पसीना सा आ रहा है, पसीना आता रहता है, उसको हुम्मस बोलते हैं। हुम्मस, ह्यूमिडिटी, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। तो ये जो समुद्र तट के पास जो शहर बसे हुए ना उनमें ज्यादा ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश थोड़ा समुद्र तट के किनारे नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे पाई जाती है। ठीक है। आगे मरुस्थली मृदा, नाम से ही पता चल रहा है मरुस्थल में पाई जाएगी, राजस्थान के एरिया में, राजस्थान गुजरात। मरुस्थल कहाँ है अपने? थार मरुस्थल राजस्थान। कच्छ का रण, जहाँ पे व्हाइट कलर की मिट्टी पाई जाती है। कच्छ का रण व्हाइट मतलब कच्छ के रण का जो मिट्टी होती है उसका कलर व्हाइट होता है, तो गुजरात में है कच्छ का रण। गुजरात में गिर जंगल भी है जहाँ पे अपने एशियाई लायन पाए जाते हैं, लॉयन शेर, गुजरात में है वो गिर। एक बात और बताता हूँ, मध्य प्रदेश में इंडिया के पूरे वर्ल्ड से में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा वन भी मध्य प्रदेश में, इंडिया में। वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। जो ऊपरी ढलान होती है ना वहाँ पे ये मिट्टी, इसमें एसिड की मात्रा पाई जाती है, तो वहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे नीचे आएगी ना एसिड की मात्रा कम होती जाएगी, नीचे ये काफी उपजाऊ हो जाती है आके। ठीक है। इसीलिए तो चाय की खेती, कहवा की, ये इन्हीं में होती है। मृदा का अपर्दन और संरक्षण। मृदा अपर्दन के मुख्य कारण वनोन्मूलन, वन काटे जा रहे हैं, दे धड़ाधड़ वन काटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को। हम तो यूज कर रहे हैं चीजें, हमारे आगे आने वाले छोटे भाई बहनों के लिए नहीं बचेंगी, मानते नहीं है लोग। सघन कृषि क्या है? मतलब एक ही खेत में बार बार फसल बोई जा रही है, कुछ उसको टाइम दे नहीं रहे। ठीक है। थोड़ा बहुत खाली छोड़नी चाहिए जमीन। जो फसल आपने पहले काटी है ना, उस फसल ने जो मिट्टी से पोषक तत्व लिए है ना, वो पोषक तत्व वो दोबारा प्राप्त कर सके, इसलिए खाली छोड़नी चाहिए कुछ दिनों के लिए जमीन, ताकि वो अपने पोषक तत्व पूरे कर पाए मिट्टी। अति पशुचारण, भवन निर्माण, अन्य मानव क्रियाएं, बहुत सारे पंगे करते रहते हैं लोग। ठीक है। अब मृदा अपर्दन को रोकने के लिए उपाय, पेड़ लगाओ, जितने ज्यादा हो सके पेड़ लगाओ, उन्हीं से रोका जा सकता है मृदा अपर्दन को। ठीक है। जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे
उतने सुखी रहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये देखो रक्षक मेखला, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है रक्षक मेखला, इसको भी पढ़ लेना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।